पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज सबसे बड़ा संकट कोरोना वायरस के रूप में हम सबके सामने। पीएम ने कहा, अदृश्य बनाम अजय की लड़ाई में हमारे चिकित्सा कार्यकर्ताओं की जीत है सुनिश्चित। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धारित नियंत्रण क्षेत्र को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्रों में आज से अनलॉक 1.0 का पहला चरण शुरू। ग्रीन और ऑरेंज जोन में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक के कुछ शर्तों के साथ सभी गतिविधियों की होगी अनुमति। प्रदेश सरकार ने कुछ शर्तों के साथ दी कई छूट। सड़क परिवहन निगम ने आज से पूरे प्रदेश में बसों का संचालन सामान्य रूप से किया शुरू। एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में दिल्ली से लोगों के जाने पर रहेगी रोक। और देश में कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर में आई तेजी। 91,881 मरीज अब तक हुए ठीक। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 93,322। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजीव गांधी विश्वविद्यालय के 25वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय आने वाले समय में नई ऊंचाइयों को छुएगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज सबसे बड़ा संकट हम सबके सामने है। पीएम ने कहा कि वायरस एक अदृश्य दुश्मन हो सकता है, लेकिन हमारे योद्धा चिकित्सा कार्यकर्ता अजय हैं। अदृश्य बनाम अजय की इस लड़ाई में हमारे चिकित्सा कार्यकर्ताओं की जीत सुनिश्चित है। Friends, at the root of India's brave fight against COVID-19 is the hard work of the medical community and our corona warriors. In fact, doctors and medical workers are like soldiers, but without the soldier's uniform. The virus may be an invisible enemy, but our corona warriors, medical workers are invincible. In the battle of invisible versus invincible, our medical workers are sure to win. प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के ऐसे समय में दुनिया आशा के साथ हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, चिकित्सा कर्मचारियों और वैज्ञानिक समुदाय को देख रही है। Today, the world is facing one of the biggest crises since the two world wars. Like the world changed pre- and post-world wars, the same way the pre- and post-COVID world will be different. Friends, during such a time, the world is looking up to our doctors, nurses, medical staff, and scientific community with hope and gratitude. The world seeks both care and cure from you. पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 6 साल में सरकार ने देश में चिकित्सा के क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए हैं। मेडिकल सामग्रियों की सप्लाई साइड में काफी सुधार हुआ है। मेडिकल काउंसिल इंडिया के स्थान पर मेडिकल कमीशन आया। यही नहीं, पिछले 5 साल में 22 नए एम्स भी खुले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से 2 साल से कम समय में 1 करोड़ लोग लाभार्थी हो चुके हैं। आयुष्मान भारत, the world's largest healthcare scheme, belongs to India. In less than 2 years, 1 crore people have benefited from this Ayushman Bharat scheme. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के बाद यह कैबिनेट की पहली बैठक थी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धारित नियंत्रण क्षेत्र को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्रों में आज अनलॉक 1 का पहला चरण शुरू हो गया है। कंटेनमेंट क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। ग्रीन और ऑरेंज जोन सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। शेष गतिविधियां 8 जून से चरणबद्ध तरीके से खोली जाएंगी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक नागरिकों द्वारा अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर सामान्य नागरिक परिचालन के लिए आज से कोई अलग अनुमति या परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 8 जून से मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए खोलने की घोषणा भी कर दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट, अतिथि सेवाएं और शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुल सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और धार्मिक सहित अन्य सभी बड़ी सभाएं देश भर में अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी। प्रदेश सरकार ने राज्य के अंतर यातायात को अनुमति तो दे दी है, लेकिन अंतिम फैसला जिला प्रशासन पर है। यानी अगर कोई जिला चाहेगा तो लोगों के आवागमन पर रोक भी लगा सकता है। इसी क्रम में एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में दिल्ली से लोगों के जाने पर रोक रहेगी। सिर्फ पास के साथ ही लोगों के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। हालांकि लोगों और सामान के राज्य से बाहर जाने पर भी किसी तरीके की कोई रोक नहीं रहेगी। लॉकडाउन 4 की समाप्ति के बाद अनलॉक 1 आज से शुरू हो गया है। सरकार ने कई शर्तों के साथ आज से कई चीजों में छूट प्रदान की है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने आज से पूरे प्रदेश में बसों का संचालन सामान्य रूप से शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के एमडी राजशेखर ने आज लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे से विभिन्न जिलों में जाने वाली बसों को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परिवहन निगम सोशल डिस्टेंसिंग का संपूर्ण पालन करेगा। यात्रियों के लिए सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ साथ शारीरिक दूरी और उतने ही यात्रियों को बसों में बैठाया जाएगा जितनी सीटें होंगी। क्योंकि आज कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू हुआ है तो हम लोग आज 7,500 बसेस हमारे लगे हुए इस ऑपरेशन में, क्योंकि हम लोग भी अभी असेस कर रहे हैं कि पहले का 3-4 दिन लगेगा लोगों को पूरा जानकारी होने में, और जो छोटे छोटे इशू आएंगे जब संचालन शुरू करेंगे हम इतने दिन के बाद, तो उन सब को स्टडी करते हुए और बेहतर जो है सेवा देने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो इसलिए देखेंगे तो पूरा टीम हर जगह पे, हमारा हर डिपो पे जो संचालन के साथ साथ उससे महत्वपूर्ण है कि हम कोविड की रोकथाम के लिए क्या क्या प्रिकॉशन मेजर ले रहे हैं जो पैसेंजर के लिए, आम जनमानस के लिए जानना ज़रूरी है, ताकि वो भी सुरक्षित रहे और जो उनके को पैसेंजर उनके साथ जो चल रहे वो भी सुरक्षित रहे। देश भर में आज से 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। यह रेल सेवा श्रमिक स्पेशल और 30 वातानुकूलित विशेष रेलगाड़ियों के अतिरिक्त हैं। इन रेलगाड़ियों में वातानुकूलित और सामान्य श्रेणी दोनों के लिए आरक्षित टिकटें उपलब्ध होंगी। सामान्य डिब्बों में बैठने वाली सीटें आरक्षित होंगी। रेलगाड़ी में बिना आरक्षित टिकट के किसी भी कोच में यात्रा नहीं की जा सकेगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि करीब 26 लाख यात्री 1 जून से 30 जून तक के लिए पहले ही टिकट बुक करा चुके हैं। रेल यात्रा के लिए जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक यात्रियों को यात्रा शुरू करने से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा, ताकि स्टेशन पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा सके। केवल वे यात्री ही रेलगाड़ी पर चढ़ सकेंगे जो संक्रमण रहित होंगे। रेलवे स्टेशनों में उन यात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी जिनके पास कन्फर्म और आरएसी टिकट होंगे। सभी यात्रियों के लिए रेलगाड़ी पर चढ़ते वक्त और यात्रा के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उन्हें सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का भी पालन करना होगा। गंतव्य स्थल पर पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। देश में कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी है और केंद्र सरकार इस महामारी से बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 93,322 हो गई है। वहीं 91,881 मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आए अम्फान तूफान के कारण रुकी ट्रेनों को अब दोबारा शुरू कर मजदूरों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बचे हुए सभी प्रवासी मजदूरों को जल्द ही उनके गृह जनपदों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से 50 लाख मजदूरों को ट्रेनों और 20 लाख मजदूरों को बसों के माध्यम से उनके गृह जनपदों तक पहुंचाया गया है। माइग्रेंट लेबर्स के बारे में काफ़ी सक्रिय रही और अब तक के हिसाब से हमारा अंदाज़ा यह है कि विभिन्न स्थानों पर ट्रेनों से करीब 50 लाख लोग तथा करीब 40 लाख बसों से लोगों का मूवमेंट हुआ। यहाँ पर एक और तथ्य सामने आया कि जो ये तूफान आया था पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी बहुत सी ट्रेनें कैंसिल हो गई थी। उनको फिर से चलाया जाएगा और हर व्यक्ति अपने स्थान पर पहुंचे, उसकी सरकार व्यवस्था करे, इसको एक सही ढंग से निभाने का काम किया गया। शाहजहांपुर जिले में मेडिकल कॉलेज में लॉकडाउन के बाद मरीजों का हालचाल और व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मरीजों से बातचीत कर लोगों को बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों से मिलने वाले इलाज के बारे में पूछा। वहीं कोरोना काल में कॉलेज की साफ सफाई अच्छी न होने पर नाराजगी भी व्यक्त कर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश भी दिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह सच है कि लॉकडाउन में हमारी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, लेकिन हमारी सरकार ने उन्हें कवर करने के लिए फिजूल खर्ची और विधायक निधि वेतन भत्तों में 30% कटौती की, ताकि कोरोना जैसी महामारी से निपटने में कोई परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सरकार पूरी मेहनत और लगन के साथ काम कर रही है और इसी का नतीजा है कि अन्य प्रदेशों की तुलना में कोरोना को लेकर हम बेहतर हैं। देखिए, लॉकडाउन के दौरान ये सही है कि हमारा जो सिस्टम है आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुई है। जब आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुई तो हमारा टैक्स रेवेन्यू कम हुआ, लेकिन हम मितव्ययता के माध्यम से फिजूल खर्ची रोकने के से और कई कटौतियां हमने की। विधायक निधि को समाप्त किया 1 साल के लिए। 1 साल के लिए हमने जितने भी मंत्री और विधायक हैं उन लोगों के वेतन और भत्तों में से 30% की कटौती की। सभी लोग ये महसूस करते हैं कि आज कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए, चाहे वो कोविड केयर फंड हो, चाहे वो PM केयर्स हो, तो ये अपने आप में हमारे पास व्यवस्था भी है और हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम कोरोना के फैलाव को हर हालत में रोकें, इसको फैलाव न होने। कोशिश ये है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, इस कोरोना का इलाज तो हो, कोविड अस्पतालों में हो, उसके साथ साथ इमरजेंसी सर्विसेज प्रभावित न हो। चाहे वो हार्ट का पेशेंट हो, चाहे कैंसर का हो, चाहे लीवर का हो, चाहे किडनी का हो, तो ये पेशेंट्स भी किसी प्रकार से इन लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। देश में लॉकडाउन के बाद आज उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश का जनपद शामली हरियाणा बोर्ड से सटा हुआ है, जिसमें रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। शामली रोडवेज बस स्टैंड से बसों को सैनिटाइज करते हुए रवाना किया गया है और सवारियों को भी साफ सफाई के लिए बस स्टैंड पर सैनिटाइज की सुविधाएं दी गई हैं। वहीं रोडवेज बसों का संचालन शुरू होने से यात्रियों में काफी उत्साह है। शामली जिले में आज से उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। परिवहन निगम मुख्यालय से हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुए कि प्रदेश के अंदर सभी बसों का संचालन किया जाए। उसी के क्रम में ये संचालन आज प्रातः 8 बजे से संचालन करने के निर्देश हुए। सावधानियों के लिए चालक परिचालक जो हमारे हैं उनको जो है एहतियात बरतने के लिए मास्क दिए जा रहे हैं, ग्लव्स दिए जा रहे हैं और उनको सैनिटाइजर की बोतल दी जा रही है। और यात्रियों के लिए भी सैनिटाइजर की बोतल परिचालक के पास उपलब्ध रहेगी। वो अपने हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही बस में यात्रा करेंगे। मास्क कंपलसरी रहेगा, मास्क को स्वयं पहन के आएंगे। यदि नहीं पहन के आते हैं तो खरीदेंगे मास्क, परचेज करेंगे, उनको उपलब्ध कराया जाएगा।
एनटीपीसी ऊंचाहार ने स्वच्छता पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर्मचारियों को शपथ दिलाई। समूह की महाप्रबंधक भोलानाथ के नेतृत्व में वृक्षारोपण कर स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया गया। एनटीपीसी में सेवारत सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक ने कहा कि लोग अपने अपने आसपास के क्षेत्र की साफ सफाई रखें। एनटीपीसी के आसपास के गांव में ब्लीचिंग पाउडर, साबुन, मास्क का वितरण किया गया और गांव में कीटनाशक का छिड़काव भी किया गया। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 में चल रहे लॉकडाउन के चलते गांव में पहुंचे भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों के सामने उत्पन्न हुई रोजी रोटी की समस्या काफी हद तक मनरेगा योजना से सुधारने में मदद मिल रही है। बहराइच में मनरेगा से जहां प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़कर काम दिया जा रहा है, वहीं गांव में युद्ध स्तर पर चल रहे विकास कार्यों से सड़कों, तालाबों का जीर्णोद्धार कराकर दशा सुधारने में बल मिला है। जिले में मनरेगा योजना में काम मिलने से मजदूर बहुत खुश हैं और वे सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। ग्राम जतौरा का रहने वाला हूँ। मैं बाहर से आया हूँ, फिर उसके बाद में प्रधान जी के पास गया, ग्राम प्रधान जी के पास जतौरा में, और उनसे हमने कहा प्रधान जी से कोई काम वाम दीजिए, तो उन्होंने मुझे मजदूरी दिया, नरेगा में काम दिया और मैं काम कर रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को लाख लाख बधाई देता हूँ। हमारे यहाँ मनरेगा के तहत तालाब खुदाई का काम शुरू है। जो बाहर से श्रमिक आए हैं और रजिस्टर्ड श्रमिक हैं जो हमारे यहाँ मनरेगा से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ 2 चकमार्ग की सड़क पट चुकी है। तीसरा काम तालाब की खुदाई सुंदरीकरण हो रहा है। लॉकडाउन में दूर दराज में फंसे प्रवासी मजदूरों का बिजनौर में आने का सिलसिला जारी है। प्रशासन की मदद से सभी प्रवासी मजदूरों को खाने पीने की सहूलियत के बाद उन्हें अपने वतन भेजने की कवायद अमल में लाई जा रही है। बिजनौर जिले में राजकीय छात्रावास में रोजाना सैकड़ों प्रवासी मजदूर बिजनौर आ रहे हैं, जिनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा जिला प्रशासन ने उठा रखा है। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर भेजने पर मजदूरों ने प्रशासन का शुक्रिया अदा किया है। मैं हरिद्वार से आया हूँ। मैं मजदूरी करता था रोज, सब सुविधा उपलब्ध है। लॉकडाउन के वजह से वहाँ फंसी हुई बुरी तरह से, तो मध्य प्रदेश जाना चाहते हैं। यहाँ की शासन अभी सुविधा कर रही है। हो सकता है आज रात में गाड़ी वाड़ी कुछ कर दे शासन। हरिद्वार से आए और लॉकडाउन में फंस गए। परिवार सहित थे, रोज तो कमाते थे, खाते थे, परेशानी उठाते थे, इसलिए फिर अपना चले आए। प्रशासन अब यहाँ आ गए तो हमारी देखभाल करती, हमारी गाड़ी वाहन को वो लगाती थी, घर जाने की व्यवस्था कर रही है। महाराष्ट्र से लौट रहे श्रमिकों को उत्तर प्रदेश सरकार और रेल प्रशासन द्वारा हर संभव सुविधाएं दिए जाने से प्रवासी श्रमिक खुश हैं और सरकार को धन्यवाद देते हुए अपने गंतव्य को रवाना हुए। झांसी से 2 श्रमिक एक्सप्रेस से 2026 मजदूर गोरखपुर व दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन भेजे गए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास करता रहा। महाराष्ट्र के मुंबई समेत कई बड़े शहरों से बस, ट्रक व अन्य वाहनों के द्वारा मजदूरों का रक्षा बॉर्डर पर आने का सिलसिला जारी है। जिला प्रशासन की मदद से बॉर्डर पर आने वाले मजदूर व कामगारों को झांसी स्टेशन से चलाई जा रही श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों से उनके गंतव्य स्थान पर भेजा जा रहा है। तमाम ऐसे ही अन्य प्रदेशों से भी मजदूरों का यहाँ से हम लोग 9 बजे रात में आया था। अभी मतलब यहाँ पे छोड़ा है, टिकट मिला, खाना मिला, पानी मिला। अच्छा, सुविधा जो है ना महाराष्ट्र से लेके यूपी तक बहुत बढ़िया हम लोग सुविधा मिला। खाने का, पीने का, रहने का, हर चीज़ का पैसा दिया। मुंबई से अच्छा है यहाँ पे। बॉम्बे से अच्छा है। डोंबिवली से आ रहे हैं, गाजीपुर जाना है। सब सुविधा मिला, खाना पानी सब मिला। मोहनलालगंज के दहियर के मजरा टीकरन खेरा गांव में टिड्डियों के आने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा कृषि कीट विज्ञान के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर HS सिंह ने बताया कि यह हमला आम टिड्डियों का था, जिससे लखनऊ के आसपास क्षेत्र के ग्रामीणों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टिड्डियां हमेशा करोड़ों की संख्या में हमला करती हैं। इन आम टिड्डियों से निपटने के लिए क्लोरोपाइरीफास की 2 ml की मात्रा ही काफी है।
लखनऊ के आसपास के क्षेत्र जो मोहनलालगंज जैसा क्षेत्र है वहाँ पर कुछ टिड्डियों को देखा गया है। किसानों ने शायद रिपोर्ट किया था और उसको देखते हुए वहाँ का जो कृषि विभाग का स्थानीय अमला है वो पहुँचा। टिड्डियों का जो व्यवहार होता है वो ऐसा होता है कि ये कभी अकेले 10, 20, 50 या 100 के झुंड में नहीं चलती हैं। अगर ये चलती हैं तो बहुत बड़े बड़े करोड़ों की संख्या में एक साथ चलती हैं। अन्यथा जो अगर कुछ कहीं पर हवा के दबाव के कारण या आंधी के कारण थोड़ा बहुत इधर उधर भटक जाती हैं तो 10, 20, 50 की संख्या में कहीं कहीं बीच में उतर जाती हैं। अगर ये उतर जाती हैं तो इनका नियंत्रण बहुत कठिन नहीं होता। जैसे कि बहुत सारी दवाओं के बारे में बताया गया है। खासतौर पर क्लोरोपाइरीफास जो 50 EC का आता है या 20 EC का आता है उसको 2 ml डाल करके इसको बड़े आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए अभी इधर लखनऊ के आसपास के किसानों को बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। फिरोजाबाद में एक गांव ऐसा भी है जो कोरोना वायरस से बचाव व सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश व निर्देशों का पूरी तरीके से पालन कर रहा है। यह गांव अन्य राज्य व जिलों के लिए प्रेरणादायक बना हुआ है। फिरोजाबाद जिले का गांव राजावाली में 100% लोगों को ग्राम प्रधान नीलम सिंह द्वारा मास्क बांटे गए हैं। आरोग्य सेतु ऐप 90% मोबाइल में डाउनलोड कराए गए हैं और प्रधान के द्वारा व्हाट्सएप के 2 ग्रुप बनाए गए हैं जिनमें ग्राम सभा के सभी मोबाइल को जोड़ा गया है। इनके माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश, निर्देश व उपयोगी जानकारी गांव वासियों को दी जाती है। फिरोजाबाद के इस गांव में बच्चे, बूढ़े, युवा और महिलाएं बिना मास्क के नजर नहीं आते। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाता है। गांव में कई बार सैनिटाइजेशन भी कराया जा चुका है। हमारे यहाँ ये मास्क दिए हैं सब लोगों को लगाने के लिए और ये रखा है तो 1-1 मीटर की दूरी पे बने रहे। कोरोना वायरस जैसी महामारी फैली हुई है, तब से स्थिति को देखते हुए ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती नीलम सिंह द्वारा ग्राम पंचायत के अंतर्गत तो कई बार सैनिटाइजर का कार्य किया हुआ है और अब करीब 2 दिन से प्रत्येक घर पर प्रत्येक सदस्य के लिए पूरी ग्राम पंचायत में मास्क वितरण का कार्य चल रहा है और साथ में ही मुनादी भी की गई है। कई बार ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा अनाउंस किया गया है, अपील की गई है कि लॉकडाउन का पालन करें, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। ग्राम प्रधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को मास्क बांटे गए हैं और गांव के ग्रुप बनाकर उनमें कोरोना के बचाव क्या हैं, कोरोना के लक्षण क्या हैं और जो सरकारी योजनाएं आती हैं उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से जन जन को पहुंचाया जाता है। हमने एक हेल्पलाइन स्टैब्लिश कर दी, जिसको दिक्कत हो वो हमें कॉल करते, परंतु हम लोगों से एक कदम आगे जाके लोगों तक खुद पहुंच रहे हैं। जिन लोगों का भी फ़ोन नंबर अवेलेबल है हम उनको क्रॉस सत्यापन करके उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे हैं और हम उनसे ये भी पूछ रहे हैं कि उनको राशन मिला या नहीं मिला या उनको कोई भी दिक्कत हो तो उसकी हम लोग जानकारी एक है जो प्राप्त करें। एक तरीके का फीडबैक सिस्टम हमने बनाया है ताकि हमें खुद डायरेक्टली सारी जानकारी मिल सके। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हमने अपने गांव के सभी लोगों को मास्क बांटे और गांव के लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और आरोग्य सेतु ऐप अधिकतर मोबाइलों में डाउनलोड कराए। गांव में माइक से अनाउंस कराया जाता है और घरों से अनावश्यक ना निकलने, मास्क लगाने, गर्म पानी पीने के लिए जागरूक किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार सैयद आसिफ हुसैन रिजवी का शनिवार को लखनऊ में निधन हो गया। वो पिछले कुछ समय से बीमार थे। आसिफ हुसैन रिजवी दूरदर्शन समाचार लखनऊ के बरेली प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य कर चुके थे। वो अपने पीछे पत्नी और 3 बेटों को छोड़ गए हैं। आसिफ के छोटे भाई आरिफ रिजवी भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं जो वर्तमान में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो इलाहाबाद में सहायक निदेशक के पद पर तैनात हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए तैनात कोरोना फाइटर्स की सुरक्षा के लिए सरकार के अलावा समाज सेवा का भाव रखने वाले एनआरआई अभिनव व उनके साथियों द्वारा आगे आकर सराहनीय पहल की गई है। वैश्विक महामारी के ऐसे वक्त में एनआरआई अभिनव ने दुबई में रह रहे अपने साथियों की मदद से 3 लाख रुपए का फंड जुटाकर 100 पीपीई किट व KN95 मास्क का जिला प्रशासन के माध्यम से कोरोना वॉरियर्स को वितरण करवाया है ताकि इन कोरोना फाइटर्स की सुरक्षा में कोई कमी ना हो सके और आगे भी इसी तरह की मदद का भरोसा दिलाया है। फतेहपुर के आबू नगर के रहने वाले अभिनव दुबई में रहते हैं। इससे पहले एनआरआई अभिनव ने 3 लाख का राशन गरीब व जरूरतमंदों को वितरित किया था। उनकी भी सुरक्षा उतनी ही इम्पोर्टेंट है। सो आई थॉट कि
उनके लिए जो स्पेशली डॉक्टर्स हो गए, उनके लिए फतेहपुर में हमारे जितने भी फीमेल डॉक्टर हॉस्पिटल है, मेल डॉक्टर हॉस्पिटल्स है, उनके सबके लिए मैंने करीब 100 PPE किट की व्यवस्था करी। तो 50-50 वहाँ दी जाएगी, प्लस करीब 650 के N95 मास्क जो मिल नहीं रहे थे, तो स्पेशली हम लोगों ने बाहर से मंगवा के फिर हैदराबाद के थ्रू, दिल्ली के थ्रू आके यहाँ मंगवाया है। और वो सारे हॉस्पिटल्स में, सारे पुलिस प्रशासन में, सारे प्रशासन में खाद्यान्न वितरण के लोगों को, उनको सबको मास्क प्रोवाइड किया ताकि उनकी सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी सुरक्षित रहें। कोरोना के इस संक्रमण के दौर में बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरीके से जिला प्रशासन की मदद कर रहे हैं। उसी के क्रम में जनपद फतेहपुर के जो एक एंटरप्रेन्योर युवा हैं, जो कि यूएई में एंटरप्रेन्योर हैं, और उनके द्वारा आज जिला प्रशासन को 100 PPE किट और 650 N95 मास्क हैंडओवर किए गए हैं। जनपद एटा में कोरोना की वजह से आए प्रवासी श्रमिक परेशान हो गए थे, लेकिन सरकार ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा में काम देने का आदेश दिया है। जनपद के गांव हथियारी और नगला जैत में लगभग 2 दर्जन प्रवासी श्रमिक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाकर तालाब में खुदाई का कार्य कर रहे हैं। रोजगार सेवक इंद्रपाल सिंह ने बताया कि गांव में कई प्रवासी श्रमिकों के नए कार्ड बनाए गए हैं और जो भी श्रमिक आ रहे हैं उनके कार्ड बनाए जा रहे हैं। कोरोना के समय गांव में आए प्रवासी श्रमिक मनरेगा में कार्य कर अपनी जीविका चला रहे हैं। इनका पैसा समय से इनके खातों में पहुंच रहा है। वहीं प्रवासी श्रमिक काम पाकर खुश नजर आ रहे हैं और केंद्र सरकार का धन्यवाद। मैं नोएडा में काम करता था और वहाँ कोरोना की वजह से मैं अपने गांव में लौट के आया हूँ। यहाँ नरेगा का काम मुझे मिला है और प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर से आया हूँ कोरोना की वजह से, और यहाँ पे मनरेगा में काम मिला है मुझे, और प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हरिद्वार काम करता था, वहाँ कोरोना की वजह से घर पे आया हुआ हूँ। यहाँ पर मनरेगा में मुझे काम मिल गया है और प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अब मैं राजकोट रहता था, कोरोना बारिश की वजह से सारी आ गया, मैं नरेगा में काम कर रहा हूँ। मैं गुजरात अहमदाबाद में काम करता था, इस कोरोना महामारी की वजह से मैं घर पे आ गया हूँ, बेरोजगार था। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिस मनरेगा के तहत मुझे काम मिला है। अब मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं, गांव में काम मिल रहा है। यहाँ से रोजी रोटी के लिए मैं बड़ौदा गुजरात में गए हुए थे, वहाँ भी काम नहीं मिला। फिर वहाँ से मैं यहाँ आए तो यहाँ भी देखा कोरोना की बीमारी फैली हुई थी, इसलिए कोई काम धाम नहीं था। मैं यहाँ परेशान थे, नरेंद्र मोदी की वजह से ये काम मेरे को मिला नरेगा में, वो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ नरेगा के माध्यम से काम मिला और मैं बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा हूँ और इसी तरीके से करते रहेंगे। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज सबसे बड़ा संकट कोरोना वायरस के रूप में हम सबके सामने। पीएम ने कहा, अदृश्य बनाम अजेय की लड़ाई में हमारे चिकित्सा कार्यकर्ताओं की जीत है सुनिश्चित। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धारित नियंत्रण क्षेत्र को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्रों में आज से अनलॉक 1.0 का पहला चरण शुरू। ग्रीन और ऑरेंज जोन में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कुछ शर्तों के साथ सभी गतिविधियों की होगी अनुमति। प्रदेश सरकार ने कुछ शर्तों के साथ दी कई छूट। राज्य सड़क परिवहन निगम ने आज पूरे प्रदेश में बसों का संचालन सामान्य रूप से किया शुरू। और देश में कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर में आई तेजी। 91,881 मरीज अब तक हुए ठीक। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 93,322। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।